friends, hello my dear students and parents, welcome to AKG Tutorials YouTube channel and आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पिछली तो जो वीडियोस हैं आपने देखी ली होंगी। आई होप आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। इस वीडियो में हम थोड़ा और कोशिश करेंगे अलजेब्रा को समझने की। एंड लास्ट वीडियोस में हमने काफ़ी हद तक वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल के बारे में समझा था, मैथस्टिक पैटर्न के बारे में समझा था। तो मैथस्टिक पैटर्न से रिलेटेड ही अब आगे हम और चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। बट एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि वेरिएबल्स आखिर कहते किसे हैं। वेरिएबल को बेसिकली मतलब जो चेंज हो रहा है, ये चेंज होता रहता है। बेसिकली दे आर द नंबर्स, वो नंबर तो होते हैं बट विच आर नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होते, वो कीप ऑन चेंजिंग। लाइक जैसे हमने लेटर नंबर सी या लेटर नंबर एल के लिए हमने कितने हमें चाहिए कि हमें नंबर ऑफ एल्स कितने चाहिए, 1 2 3 4 5। तो वो क्या है, वो चेंज होता जा रहा है, 1 2 3 4 5 चेंज हो रहा है। तो बेसिकली वो हो गया हमारा वेरिएबल। जो चीज चेंज हो रही है उसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल्स कहेंगे। ठीक है जी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू ऑपरेशन रिलेटेड टू प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अभी जो हमने लास्ट के एग्जाम्पल्स पढ़े हैं रिलेटेड टू आपका जो लेटर वाले एग्जाम्पल्स हमने पढ़े हैं, उसमें हमने कौन सा एक्सप्रेशन, कौन सा ऑपरेशन यूज किया है, मल्टीप्लाई का यूज किया है। बट जरूरी नहीं है कि हमें जब एक्सप्रेशंस या अलजेब्रा की कोई इक्वेशंस हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशंस का भी मतलब हम आगे समझेंगे कि उसमें सिर्फ हम मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। प्लस माइनस डिवाइड सभी ऑपरेशन हम लोग यूज कर सकते हैं अलजेब्रा की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी। वेरिएबल सबसे पहले हमें समझ आ गया, विच दे आर द नंबर्स विच कीप ऑन चेंजिंग। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट वेरिएबल्स अलाउ अस, variables allow us to express relation in any particular situations। हमें एक्सप्रेस मतलब हमें हमारी जो प्रॉब्लम है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसका जो टाइम है, कैलकुलेशन टाइम कम करने के लिए वो हमें एक कंडीशन, एक रूल या एक हमें फॉर्मूला जनरेट करने में मदद करता है, ताकि हम उसके कंक्लूजन पे, उसके सॉल्यूशन पे, उसके आंसर पे पहुंच सके। वो और क्या करता है वेरिएबल, they allows us to express many common rules in both geometry and arithmetic। variables algebra में ही यूज नहीं होता, वो हमें हेल्प करता है ज्योमेट्री में भी, शेप्स वाले चैप्टर में भी। शेप्स एक छोटा, इसके अंदर भी काफी चीजें, ज्योमेट्री के अंदर भी एंड अरिथमेटिक के अंदर भी। इसमें भी हमें मदद करता है कॉमन रूल्स एंड फॉर्मूलाज जनरेट करने में, हमारी इन दो ब्रांचेस में भी हेल्प करता है वेरिएबल एक टर्म। ठीक है जी। और क्या है, वेरिएबल्स कैन बी डिनोटेड बाय, हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, हम कोई भी लेटर, कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम जो बेसिकली जो टर्म्स हम लोग यूज करते हैं वो एक्स वाई एंड जेड करते हैं या ए बी सी करते हैं। बाकी आप कोई भी अल्फाबेट, कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हो डिनोट करने के लिए वेरिएबल को। ये तो हो गया पूरा इंट्रोडक्शन या पूरा मीनिंग वेरिएबल्स के ऊपर। वेरिएबल्स को आप ये समझ सकते हो कि जो कीप ऑन चेंजिंग, चेंज होता रहता है सिचुएशन के हिसाब से। अब आपने जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एक चीज पढ़ी थी, एक फॉर्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था, 2 × n, और वो क्या निकाला था, नंबर ऑफ मैथस्टिक रिक्वायर्ड। ये है नंबर, टोटल नंबर। और ये क्या था, 2 × नंबर ऑफ एल या सी, या कोई भी जिससे भी हम बना सकते हैं, टी हो गया, वी हो गया, इस तरीके से। तो ये क्या है और ये क्या है, ये हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। ये है हमारा वेरिएबल और ये है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ये सीज में तो काम आएगा नहीं, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, जिसमें हमें 2 मैथ्स की रिक्वायरमेंट थी तो वहां पे 2 है। ये यहाँ वाला तो ये 3n हो जाएगा।
तो हमने ये तो हमने पढ़ ही लिया था लास्ट वीडियो में। अब इसमें और हम क्या चीज पढ़ सकते हैं, जो नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड है ये हमारा है डिपेंडेंट, और जो ये है n, ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये है डिपेंडेंट वेरिएबल और ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज ये भी चेंज हो रहा है, बट इसके चेंज होने की वजह से, इस n के चेंज होने की वजह से हमारा नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर भी चेंज हो रही है, हमारी रिक्वायरमेंट भी चेंज हो रही है। तो जो नंबर ऑफ मैचस्टिक है ये डिपेंडेंट है नंबर ऑफ L या नंबर ऑफ T या नंबर ऑफ V पे। तो विद दिस आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, कोफिशिएंट एंड वेरिएबल्स कौन से हैं, एंड वेरिएबल्स बेसिकली होते क्या है, हम उनको कैसे डिनोट करते हैं। आई होप विद दिस ये आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप एनसीईआरटी के लास्ट में भी जाओगे तो आपको ये सम अप की डेफिनेशंस वगैरह वहां पे भी आपको अच्छे से दिख जाएंगी। तो चलते हैं आगे इस चैप्टर में, जो अलजेब्रा चैप्टर है आपका, उसको और समझने की कोशिश करते हैं विद फ्यू मोर एग्जांपल्स, एंड फिर आपकी एक्सरसाइज की तरफ भी बढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ आपका, जो आपके एनसीईआरटी में भी है, वो नोटबुक रिलेटेड है। आप देखोगे अपने बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में नोटबुक रिलेटेड एक है कि राम है, उसमें नाम कुछ अलग दे रखे होंगे, श्याम है, ठीक है जी, राम श्याम, और चलिए ये दो ले लेते हैं, ठीक है। और कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक है हमारी 50 रुपीज, ठीक है। राम को चाहिए 7 नोटबुक की रिक्वायरमेंट है, उसको 7 नोटबुक चाहिए, और श्याम को चाहिए 12। और हमें निकालना है कि टोटल कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, टोटल कॉस्ट ऑफ द नोटबुक इन केस ऑफ राम एंड इन केस ऑफ श्याम। तो समझ लेते हैं कैसे, पहले तो अपना रूल बना लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ द नोटबुक क्या है, जितनी नंबर ऑफ नोटबुक्स चाहिए, कितनी चाहिए, 7 चाहिए, 7 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, मैं कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक को मान लेती हूँ C मान लेती हूँ, ठीक है जी। तो रूल यहाँ पे क्या बना, 7 इंटू C और 7C। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। इनके बीच में जो साइन होता है, एक ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड वाला साइन जो होता है वो मल्टीप्लाई का होता है। डोंट कंफ्यूज विद 7 + C = 7C, प्लीज। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को इन अलजेब्रा। वो अगर उनको जैसे होता है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्या करते हैं, 7 + C को 7 इंटू C कर देते हैं, 7C लिख देते हैं। नहीं, ये रॉन्ग है, प्लीज डोंट कंफ्यूज। 7 अगर 7C लिखा है तो दैट मीन्स 7 मल्टीप्लाई बाय C। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो यहाँ का रूल तो बन गया। राम का रूल क्या बना है, राम के केस में टोटल कॉस्ट ऑफ द नोटबुक का रूल क्या है, 7C। तो 7C क्या होगा हमारा, 7 इंटू 50। तो क्या कॉस्ट आ गई, 350। राम को कितने पे करने पड़ेंगे 7 नोटबुक्स के लिए, 350। और वो कैसे पता चला है हमें, बाय अप्लाइंग दी रूल।
7C। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब शाम के केस में देख लेते हैं। शाम के केस में क्या होगा, 12 इंटू कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, तो 12 इंटू C, करेक्ट। 12 हमारा क्या है, जितनी नोटबुक की इसको रिक्वायरमेंट है, शाम को इतने की खरीदी है, हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो 12 इंटू C क्या है हमारा 50, तो कितना हुआ 600 रुपीज। तो इससे हमारा कंडीशन भी पता चल गई कि हमें क्या चीज मिल रही है। इधर शाम के केस में 12C मिला है हमें, एंड ब्रांड के केस में 7C मिला है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर होगा। आपके एनसीईआरटी में भी कुछ डिफरेंट तरीके से है, बट इसी टाइप का एग्जाम्पल है, तो आप लोग अच्छे से उसको गो थ्रू कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आता है तो यू कैन सिंपली आस्क मी ओवर मेल akgtutorials2020@gmail.com, या आप वीडियो में कमेंट में भी जाके पूछ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, वीडियो पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए टू गेट फ्यूचर वीडियोस। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये वाला हमने एग्जाम्पल कर लिया है, इससे रिलेटेड आपके बुक में भी, आप एनसीईआरटी बुक में भी चेक कर सकते हो। फिर आगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन रिक्वायर्ड इन ड्रिल, या टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिल में कितने हैं। तो एग्जाम्पल जो आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वो इस टाइप का है कि रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हो रही है, एंड एक रो में 10 चिल्ड्रन है, तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द ड्रिल निकालने हैं हमें, ठीक है। तो उसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द ड्रिल निकालने के लिए हमें कितने चाहिए। सपोज ये 1 है, बेसिकली जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है नंबर ऑफ रोज कितने हैं, उस हिसाब से हमारे आपके चिल्ड्रन निकलेंगे कि कितने टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें चाहिए। तो कैसे होगा, सपोज ऐसे 10 चिल्ड्रन है एक रो में, 3 3 6 7 8 9 10, 1 2 3 4, ऐसे बहुत सारी रोज हैं, ठीक है। सेम अब ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि मैं इसको बनाती रहूं। हमारे पास सीधा हमें दे रखा है, हमें पता है कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास है ड्रिल में 7 है, 7 रोज है हमारे पास। नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर कितनी है, 7 रोज है हमारे पास, ठीक है। तो हम टोटल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कंडीशन क्या बनेगी हमारी, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ ड्रिल कितना होगा, 7 रोज है हमारे पास, ठीक है, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 1 रो, इसको मान लिया मैंने x, और हमें x की वैल्यू पता है कितनी है 10, तो 70 है हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द ड्रिल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से। एक बार देख लीजिए आप एग्जाम्पल अच्छे से, ताकि नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़े हम। ये सारा भी हम मल्टीप्लिकेशन वाला केस कर रहे हैं, इसमें हम प्लस माइनस डिवीजन कुछ भी कर सकते हैं। जो भी हमें क्वेश्चन हमें बताएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स हमें बताएंगी, कहाँ हमें मल्टीप्लाई करना है,
कहाँ हमें प्लस करना है, कहाँ हमें माइनस करना है। बेसिकली मल्टीप्लाई आपको क्लियरली हो जाएगा। और एक टर्म यूज होती है मल्टीप्लाई के लिए, टाइम्स। टाइम्स भी हमारा मल्टीप्लिकेशन का एक हिंट देता है कि हमें मल्टीप्लाई रूल अप्लाई करना है। तो एक बार प्लीज चेक कर लो ये एग्जाम्पल, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका। आई होप आपको ड्रिल वाला एग्जाम्पल भी क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल्स है आपका मार्बल्स एंड एज रिलेटेड। बट जो मार्बल्स एंड एज रिलेटेड है ना, इसमें प्लस या माइनस बेसिकली हमारे यूज हो रहा है आपके एग्जाम्पल्स में, और इसमें भी एज में प्लस या माइनस यूज हो रहा है। इसमें हम मल्टीप्लाई भी यूज कर सकते हैं, वो भी हम एग्जाम्पल समझेंगे, आगे पढ़ेंगे, ताकि आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो पाए। तो अभी तक हमने कौन से एक्सप्रेशन यूज किया था, मल्टीप्लाई का एक्सप्रेशन यूज किया था। लेटर टी के लिए, लेटर सी के लिए इस टाइप के एग्जांपल्स यूज किए थे, या रो में कितने बच्चे हैं उसमें मल्टीप्लिकेशन यूज हुई थी। अब प्लस माइनस ले लेंगे। तो आपका एक एग्जांपल दे रखा है मार्बल्स, ए है और एक बी है, ठीक है जी। अब ध्यान से समझिएगा, ए के पास ये हमारी अननोन क्वांटिटी है, ठीक है जी, ये हमारा अननोन क्वांटिटी है, और ये हमारी डिपेंडेंट है। किस पे है, बी पे है। अब समझेंगे किस टाइप का एग्जाम, कि ए के पास बी से 10 मार्बल्स ज्यादा है। ज्यादा मीन्स मोर, या आपका हाँ इसी तरीके से मोर में हम करेंगे प्लस कर देंगे, कि मतलब एक आपको दे रखा होगा कि मिस्टर ए हैज मोर मार्बल्स, 10 मोर मार्बल्स देन बी। बी से 10 मार्बल ज्यादा हैं। तो क्या इक्वेशन बन रही है, मैंने बी को बी ही मान लिया, जैसे डिनोट करते हैं, आप इसको स्मॉल बी भी मान लो, बी प्लस 10। तो एक्सप्रेशन क्या निकल के आ रहा है हमारी इक्वेशन, ए इज इक्वल टू, ए के पास b प्लस 10 है, तो यानी कि ये जो है ये हमारा डिपेंड है b के पास। अगर हमें b का पता होगा तभी हम a का निकाल पाएंगे। b के पास है सपोज 30, तो a के पास कितने मार्बल्स हुए, 40, एंड सो ऑन। ऐसे और भी कंडीशन हो सकती है। इसी को माइनस की कंडीशन में ले जाते हैं कि a के पास b से 3 कम है, 3 लेस है, तो लेस के केस में माइनस हो गया, एंड फिर b हमारे क्या है 30, तो a के पास कितने मार्बल्स हैं, 27 मार्बल्स। तो मल्टीप्लिकेशन के अलावा भी और भी ऑपरेशन हम लोग अलजेब्रा में या कंडीशन इक्वेशन बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। वो प्लस हो गया या माइनस हो गया, ऐसे डिवीजन भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। देख लो अच्छे से कि आपको ये क्लियर हो गया हो एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो एज रिलेटेड है, काफी इंटरेस्टिंग होता है, एंड काफी पजल्स भी आप इसको करेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपकी बहुत आती है। एज रिलेटेड आपका बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा कैलकुलेशन फैक्टर रहता है, तो इसको अच्छे से समझ लो। फिर कि एक्सप्रेशंस कैसे, बेसिकली आपको जब एक्सप्रेशंस आप बनाओगे ना, ये इस टाइप के जो कंडीशंस बनाओगे, जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ोगे, जो आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको क्वेश्चन ही बताएगा, वर्ड टू वर्ड आपको उसको इस एक्सप्रेशन में यूज करना है। सबसे पहले एक बहुत इजी सा तरीका होता है, पहले गो थ्रू दी होल क्वेश्चन, अच्छे से क्वेश्चन को 1 से 2 बार रीड कर लो। एक बार में समझ आए तो वेल एंड गुड है, नहीं समझ आए तो दूसरी बार पढ़ो और तीसरी बार पढ़ो। एग्जाम्स में इतना टाइम नहीं होता, तो आपको जो अपनी स्पीड है समझने की, वो थोड़ा बहुत स्पीड से करनी पड़ेगी, ताकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप बहुत ईजी से कर सकते हो। फर्स्ट बार क्वेश्चन पढ़ा, नहीं समझ आया, चलो थोड़ा सा समझ आया, दूसरी बार पढ़ोगे होपफुली समझ आ जाएगा क्वेश्चन,
एंड जो हमें निकालना है सीधा सीधा उसको स्ट्रेट अवे लेट कर दो, लेट द नंबर ऑफ रोज, लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स बी एक्स वाई एंड जेड। ठीक है जी, और उस तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ो, फिर से दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ो एंड वर्ड टू वर्ड इस एक्सप्रेशन में चेंज करो, उसको स्टेटमेंट में लेके आए, इक्वेशन में लेके आए, इक्वेशन फॉर्मुलेट करो। जैसे आपकी इक्वेशन फॉर्मुलेट हो जाएगी, फिर देखो नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहे हैं, क्या निकालना है, कौन सी चीज किस पे डिपेंड है, क्या क्या चीज बोल रहा है क्वेश्चन, उस हिसाब से आपका पूरा क्वेश्चन अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम्स आप अच्छे से कवर अप कर पाओगे। एक बार देख लो, फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब आपका, अब मैं आपका एज रिलेटेड ले रही हूं। एज रिलेटेड ले लेते हैं। पहले ले लेते हैं मदर एंड डॉटर। ठीक है, मैं कह देती हूँ, हमारे पास दो कंडीशंस दे रखी हैं कि आपको दे रखा होगा मदर्स एज विल बी 2 times the age of daughter। अब ये टाइम्स आ गया, तो यानी कि मल्टीप्लाई, मदर एज मैंने मान ली m। ठीक है, मैं इसी का मतलब लेके चल रहा हूं, ए बी सी एक्स वाई जेड टी पी क्यू, कुछ भी ले सकते हो आप। टू मेक इट सिंपलर मैंने मदर का m लिख दिया। m ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट है। हमें मदर की एज नहीं पता, बट हमें डॉटर की एज पता है। एंड द एज ऑफ डॉटर, एक तो कंडीशन हमें पता है और साथ में द एज ऑफ डॉटर इज 2 टाइम्स से बहुत कम हो जाएगा डिफरेंस ना, 3 टाइम्स ले लेते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, डॉटर की एज दे रखी है 15 एंड हमें ये कंडीशन दे रखी है कि मदर की जो एज है वो डॉटर से 3 गुना ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है। तो कंडीशन क्या बन रही है, 3D। मैं डॉटर की एज को D ले रही हूं। ठीक है, 3D बन रहा है। हमें डॉटर की एज पता है 15, तो मदर की एज हो गई 45 ईयर्स। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया आपका। मदर की एज डिपेंडेंट है डॉटर की एज पे, और आपको एक कंडीशन फैक्टर दे रखा है, वो अप्लाई करना है हमें, और मदर की एज कैलकुलेट करनी है। तो ये तो हो गया एज रिलेटेड मल्टीप्लाई का क्वेश्चन। यही अगर प्लस का क्वेश्चन आएगा, प्लस के क्वेश्चन में जो आपका एक बहुत इजी था, मैं बता देती हूँ, जो आप वर्ड प्रॉब्लम्स में काफी बार फेस करोगे, या वो लाइन आएगी, जैसे कि कौन सी लाइन आएगी, आफ्टर 5 years मदर एज विल बी कितनी होगी, आफ्टर मतलब प्लस, मदर एज कितनी होगी m+5 एंड डॉटर एज भी डॉटर एज का हमें ऑलरेडी वैसे पता ही है, 15+5 20 ईयर्स। प्लस का आ गया है। अब इसी को बिफोर में चले जाओ, बिफोर 5 years या 5 years ago, 10 years ago, बिफोर में गए माइनस का साइन आ गया, तो मदर एज इज m-5 और
डॉटर एज कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 5 10। तो इस तरीके से एज रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोग कर सकते हैं। ये तो मैंने आफ्टर एंड बिफोर में आपको समझाया, प्लस माइनस के एक्सप्रेशन, आपके ऑपरेशंस, ये आपको सिंपलर भी आ सकते हैं। कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे मतलब ये आफ्टर और बिफोर का यूज नहीं हो रहा, वर्ड यूज नहीं हो रहे, बट प्लस माइनस करना पड़ सकता है। दो बहनें हैं, दो बहनों के नाम ले लेते हैं, सीता एंड गीता। ठीक है जी, सीता एंड गीता है। गीता की एज हमें पता है 15 है, ठीक है, 15 ईयर्स ओल्ड है गीता। एंड हमें कंडीशन दे रखी है, सीता इज 3 years elder than गीता। अब यहां पे वर्ड आ गया एल्डर। एल्डर मतलब बड़ी, मतलब सीता बड़ी बहन है, गीता से बड़ी है। कितने साल बड़ी है, 3 years बड़ी है। तो यहां पे आ जाएगा +3, गीता की एज G, सीता की एज S। एस हमारा डिपेंडेंट है गीता की एज पे, हमें गीता की एज पता है 15, 3 साल बड़ी है तो प्लस कर दिया, ऐसे 18 ईयर्स। तो इससे हमें पता चल गया जो सीता की एज है वो है 18 ईयर्स। ऐसे ही माइनस में भी जा सकता है, माइनस में ले लेते हैं हम, उसका भाई है, उसका भाई ले लेते हैं मिस्टर राज ले लिया हमने, ठीक है, मिस्टर भी लगेंगे, भाई है राज है। राज इज 2 years younger than गीता। तो क्या हो जाएगा, राज की एज G -2, 15 - 2 13 ईयर्स। राज की एज कितनी हो गई, 13। ऐसे आपको तीनों की एज निकालने को आ जाएगी, और डिपेंडेंट जिनकी एज निकालने को आएगी उसमें एक आपका इंडिपेंडेंट होगा, बाकी दोनों उसके ऊपर डिपेंड होंगे। ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जिसमें कि हमारा सिर्फ जो बेसिकली हमारा जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो एक वेरिएबल यूज हो रहा है, अलजेब्रा, इक्वेशन विद 1 वेरिएबल। ऐसे आप जब आगे बड़ी क्लासेस में जाओगे तो इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स भी आएंगे, जिसमें आपको उसमें भी सॉल्व करना पड़ेगा। वो भी बहुत इजी है अगर आप उसको अच्छे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करो, उसको बेसिक पीछे से अच्छे से समझो कि क्यों वेरिएबल्स हम 2 यूज कर रहे हैं। तो आई होप विद दिस आपको एज रिलेटेड क्वेश्चन भी समझ आ गए होंगे कि किस तरीके से कहाँ आपको प्लस करना है, कहाँ आपको माइनस करना है, कहाँ मल्टीप्लाई करना है। वेरिएबल्स टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो काफ़ी हद तक हमने एग्जाम्पल्स आपके लिए ले लिए हैं, तो कोशिश कीजिएगा एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर कोई भी डाउट आता है तो यू कैन सिंपली ईमेल मी akgtutorials2020@gmail.com, या कमेंट में भी पूछ सकते हो। आपके अगर एनसीईआरटी में से या आपकी जो एक्स्ट्रा पब्लिशर की बुक है, अगर उनमें भी कोई डाउट आ रहा है आपको इस रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे एट होम, स्टे फिट, बाय बाय एंड हिट द लाइक बटन। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।